जंगल की देवी या खूबसूरत डकैत। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। विक्रांत कुछ कहता उससे पहले ही पूनम ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। विक्रांत ने पहले ऐसी फीलिंग कभी महसूस नहीं की थी। आज दिन में दूसरी बार था जब उसको प्यार का एहसास हो रहा था, अपनत्व का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। उसका दिमाग जोरों से कह रहा था कि प्यार तेरे लिए नहीं है, तू शैतान है। लेकिन फिर दिल का एक कोना इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा था कि वो भावनाओं में बहने लगा था। दिमाग के ऊपर दिल छा गया था और वो ना चाहते हुए भी पूनम के गले जा लगा। शायद इन्हीं सब की तलाश उसे बचपन से ही थी, लेकिन कभी उसने इसे खोजा ही नहीं था। उसे लगा जैसे उसे वो सब मिल गया जो वो बचपन से अनेक चीजों में खोजता हुआ फिर रहा था। कभी उसे माँ की गोद नसीब नहीं हुई थी, बाप भी उसका प्राण की तरह ही था और कोई बहन भी नहीं थी। ऐसा कोई दोस्त नहीं जो उसे प्यार कर सके, थी तो बस लड़कियाँ। अनजाने में ही विक्रांत बहुत प्रयास करता कि वो उस सब के पार पहुँचे जिसे इश्क कहते हैं, जो बढ़ने पर इबादत बन जाती है। लेकिन लकड़ियों के लिए भी वो बस एक ऐसा जमींदार ही रह जाता था जो पैसे या ताकत के बल पर उन्हें अपना रहा था। वो लड़कियों से बहुत ही सलीके से पेश आता, लेकिन किसी के प्यार में पड़ने के लिए इतना काफी भी तो नहीं होता। लड़कियां अंदर से तो ये जानती थी कि वो मजबूर है उसके पास आने के लिए। आज उसे लग रहा था कि उसे वो मिल ही गया। एक अजीब सी संतुष्टि उसे पूनम से मिलकर हो रही थी। वो प्रेम था एक भाभी का अपने देवर के लिए, जैसे एक बहन का अपने भाई के लिए होता है। असल में प्यार का स्वरूप एक ही है, बस उसको जताने का तरीका अलग होता है। पति पत्नी या प्रेमी अपने प्यार को मिलन के जरिए जताते हैं, तो माँ और बहनें अपने बेटे की फिक्र स्नेह करके। वहीं बाप अपने बच्चे को डांट कर भी अपना प्यार जता जाता है। ये प्रेम जब जीवन में उतरता है और जब किसी को इसका एहसास किसी भी रूप में होता है, वो सबसे पहला काम होता है, वो है व्यक्ति का रूपांतरण। कहा गया है कि प्रेम होता नहीं है, प्रेम में गिरा जाता है, और जो गिर गया उसके लिए पूरी दुनिया ही प्रेम हो जाती है। विक्रांत प्रेम में गिर चुका था और उसके अंदर एक रूपांतरण होने लगा था, और शायद इसीलिए वो रो रहा था। पूनम के सीने से लगे हुए बच्चों की तरह रो रहा था। दरवाजे पर खड़ी कनक की आंखों में भी आंसू थे। उसे भी पता था कि विक्रांत किस दर्द से गुजर रहा है, लेकिन हर रूपांतरण एक दर्द के साथ ही शुरू होता है। व्यक्तित्व का बदलना कोई खेल नहीं होता। पुरानी हर आदत जब बेकार लगने लगती है, जीवन बिल्कुल सुना सा लगने लगता है। लगता है कि जीवन में जो भी किया वो बेकार था, फिजूल था। और जब इतना समय बिता देने की ग्लानि होती है, तो पुराने सड़े हुए व्यक्तित्व की परतें सामने आती है, तो दर्द तो होता ही है, आंसू तो निकलते ही है। हवेली से निकलने का प्लान बन चुका था, अब बस आखिरी फैसले का इंतजार था। इधर ठाकुर प्राण ने भी कुछ खास ना पता चलते देख अटैक करने का प्लान करना शुरू कर दिया। इसी बीच कालिया और पूनम के बीच बात बढ़ने लगी। पूनम ने कालिया से कहा, कालिया मैं जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ से निकलने वाले हो, लेकिन क्या जाते जाते मुझे कोई तोहफा नहीं दोगे? कालिया ने पूनम को प्यार से निहारा और कहा, कौन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? पूनम ने कहा, नहीं कालिया, मैं इस हवेली को तभी छोड़ूंगी जब मैं प्राण की मौत देख लूं। पूनम की बात से कालिया स्तब्ध रह गया। कनक और रोशनी अपनी तैयारी में बैठे थे। विक्रांत भी उनका साथ देने को तैयार था, लेकिन वो हवेली छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो अपने भैया से आशीर्वाद लेकर ही कनक को अपनाना चाहता था। उसे पता था कि प्राण उससे कितना प्यार करता है। कनक घबराई जरूर, लेकिन अपने प्यार पर उसे पूरा भरोसा था। अगर मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, विक्रांत ने उससे कहा। इधर प्राण से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
परमिंदर के मना करने के बाद भी वो नहीं रुका। बड़े बड़े स्पीकर में अब पूनम की सिसकियां गूंज रही थी और दूसरी ओर उसका भाई उसके दुश्मन की बहन से शादी करने की बात सोच रहा था। प्राण ने पिस्तौल उठाई और अपने कमरे की ओर चल दिया। पूरी हवेली में घेराबंदी शुरू हो गई थी। ठाकुर के सभी लोग सचेत थे। ये सब समय से पहले हो रहा था। ये कालिया की जल्दबाजी का ही नतीजा था। कालिया के लोगों ने जब देखा कि हवेली को घेरा जा रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर और तिवारी से संपर्क किया। जल्दबाजी में ही गिरोह के सभी लोग वहां पहुंच गए और अपने सरदार को वहां से निकालने का प्लान बनाने लगे। गिरोह का नेतृत्व चिराग कर रहा था। कालिया तैयार हुआ और रोशनी और कनक के पास पहुंच गया। पूनम भी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि प्राण उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में जैसे अंगारे थे। पूनम को देखते ही उसने गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज पूरे माहौल में गूंज गई थी और पूनम लुढ़क कर नीचे गिरने गई। चारों ओर खून फैला था और एक गजब की शांति पूरे वातावरण में छा गई। हवेली में बस ठाकुर के सिपाहियों के जूतों की आवाज गूंजने लगी। कालिया, उसकी बहन और पत्नी घिर चुके थे। विक्रांत उसे बचता हुआ सामने चल रहा था। वो उन्हें गेट तक ले गया जहां से कालिया ने बाहर निकलने का रास्ता बनाया हुआ था। बचाव में कलिया के लोग भी फायरिंग करने लगे थे और कुछ अंदर भी आ चुके थे। परमिंदर सामने ही खड़ा हुआ था। विक्रांत को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सामने से हट जाओ छोटे ठाकुर, वरना आज मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। मैं मर जाऊंगा परमिंदर, लेकिन इन्हें तुम नहीं रोक सकते। विक्रांत के पीछे खड़े कालिया ने अपनी पिस्तौल में अपने हाथ मजबूत किए। चारों तरफ शोर शराबा था, लेकिन ठाकुर का किला कालिया के लोगों के लिए अभेद्य ही रहा। कालिया के लोग गोलियां खा रहे थे। शिकस्त नजदीक दिखाई पड़ रही थी। जैसे तैसे विक्रांत के सहारे वो गेट तक पहुंच गए, जिसे दीवार तोड़कर बनाया गया था। बाहर कालिया के लोग थे और अंदर ठाकुर की गोलियां ही दोनों ओर के लोगों की रक्षा कर रही थी। विक्रांत के कारण ठाकुर का कोई आदमी उन पर गोली नहीं चला रहा था। यहाँ तक कि परमिंदर भी रुक गया था। प्राण जब बाहर आया तो सामने का नजारा देखकर बौखला गया। उसका ही भाई उसके दुश्मन की ढाल बना हुआ था। उसने आव देखा ना ताव और गोलियां चला दी, जो सीधे सामने खड़े हुए विक्रांत के सीने में जा धंसी। विक्रांत! कनक की चीख निकली, लेकिन कालिया उसे खींचता हुआ हवेली के पार जा चुका था। दोनों ओर से गोलियों की बरसात सी हो गई। प्राण अपने दिल के अजीज भाई को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया और गोलियां बरसते हुए गेट के बाहर तक आ गया, जिसे परमिंदर ही खींचकर अंदर लाया। कालिया और ठाकुर दोनों के कई लोगों को गोलियां लगी थी और कुछ ही देर में माहौल में शमशान की तरह की शांति छा गई थी। प्राण अपने घर की खामोशी को महसूस कर रहा था। हाथों में जाम लिए वो परेशान दिख रहा था। कालिया से खेल खेलने की सजा में उसे अपनी बीवी और भाई को खोना पड़ा था। दोनों ही अभी हॉस्पिटल में थे और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। परमिंदर उसकी खामोशी को समझ सकता था, लेकिन वो कह कुछ भी नहीं सकता था। शायद ये सभी उसकी ही गलती के कारण हुआ था। वो सिर झुकाए बाहर जा रहा था कि प्राण ने उसे रोक लिया। परमिंदर यार, ये क्या हो गया? इतनी दौलत शोहरत अब किस काम की, जब घर में कोई अपना ही नहीं। दरवाजे पर खड़ा प्राण की पहली बीवी का बेटा रणधीर सब सुन रहा था। प्राण ने उसे देखा और अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ फेरा। उसने कहा, पापा माँ कहाँ है? वो अभी बहुत छोटा था कि इन सभी चीजों को समझ सके, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद से पूनम उसे बहुत प्यार देती थी। बच्चा छोटा था, लेकिन प्यार को तो समझ ही सकता था। प्राण नहीं चाहता था कि उस पर पूनम का साया ज्यादा पड़े, क्योंकि वो उसे भी अपनी तरह बनाना चाहता था। लेकिन फिर भी आज उसकी बात सुनकर प्राण का दिल कचोट गया।
वो कहीं गई है, आ जाएगी, जाओ तुम अपने कमरे में। उसके जाते ही प्राण ने एक गहरी सांस ली। प्राण ने कहा, मैं उस औरत को कभी माफ नहीं करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कहो, ना ही अपने भाई को, लेकिन उस औरत को अपने पास जरूर रखूंगा, ताकि कालिया की सारी जिंदगी उसे मेरे कैद से छुड़ाने में निकल जाए। विक्रांत और पूनम की हालत में बहुत सुधार आ चुका था। प्राण ने विक्रांत को कह दिया था कि तू कनक से इस शर्त पर शादी कर सकता है कि तुझे हवेली और जायदाद दोनों को छोड़ना होगा। विक्रांत पढ़ा लिखा था और अपने दम पर कनक को पाल सकता था, इसलिए उसने हामी भर दी। वहीं पूनम के पेट में गोली लगने से उसका गर्भाशय भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। प्राण को ना जाने क्यों, लेकिन ये सुनकर बेहद खुशी हुई, क्योंकि वो जानता था कि पूनम के गर्भ में कालिया का बच्चा है। दोनों के हॉस्पिटल से छूटने के बाद विक्रांत कनक से शादी करके हवेली छोड़कर शहर चला गया। वहीं पूनम को प्राण अपने साथ ले आया। पूनम एक जिंदा लाश सी हो गई थी। कालिया ने उससे मिलने की और उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी असफल रही। ठाकुर और डाकुओं के बीच की जंग वैसे ही चल रही थी और ठाकुर को एक खबर मिली कि कालिया बाप बन गया है। मानो ठाकुर की आंखों में चमक आ गई। वो अभी पूनम के कमरे में था। उसने पूनम से कहा, तुम्हें कालिया का बच्चा चाहिए था ना? पूनम जैसे सपने से जागी, वो आंखें फाड़कर ठाकुर को देख रही थी। प्राण ने कहा, सुना है उसे जुड़वा लड़कियां हुई है। उसकी बीवी और बहन को तो मैं अपनी नहीं बना पाया, लेकिन उसकी बेटियों को जरूर बनाऊंगा। ठाकुर की भद्दी हंसी से पूनम के प्राण कांप गए। ठाकुर जा चुका था। कालिया को पिता बने लगभग 6 महीने हो चुके थे। कालिया ने दोनों बेटियों का नामकरण किया, चंपा और मोंगरा। ठाकुर के लोग दोनों पर नजर रखे हुए थे और एक दिन आया जब वो मोंगरा को कालिया के पहरे से चुराने में कामयाब रहे। ठाकुर ने मोंगरा को लाकर पूनम की झोली में डाल दिया। कालिया बौखलाया, बहुत खून भी बहा, लेकिन आखिर उसे हार का सामना ही करना पड़ा। ठाकुर अपनी जायदाद का काफी हिस्सा हवेली की सुरक्षा पर खर्च कर रहा था। उसने हवेली को और अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया था। पुलिस और राजनीति में उसके ही लोग थे। वो दिन ब दिन ताकतवर हो रहा था। नए नए हथियार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण वो कलिया जैसे डाकुओं के गिरोहों के पहुंच से बहुत बाहर था। हाँ, वो कालिया को मारना चाहता था, लेकिन उसमें उसे भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। लेकिन कालिया जहाँ जंगल का बादशाह था, वहीं जंगल के बाहर ठाकुर का राज था। पूनम ने मोंगरा को बेहद प्यार दिया, लेकिन वो जानती थी कि ठाकुर उसे किस लिए बड़ी कर रहा है। वो उसे या तो अपने बेटे की रखैल बना देगा या फिर उसे अपने ही पिता के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन पूनम को एक उम्मीद सी दिखी, वो था बलवीर का मोंगरा के प्रति प्रेम। पूनम जानती थी कि ठाकुर को गिराना है तो परमिंदर को पहले गिरना होगा, और परमिंदर की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका इकलौता बेटा बलवीर। पूनम ने एक कठोर फैसला लिया और मोंगरा और बलवीर के प्यार को बढ़ावा दिया। वहीं रणधीर की नजर भी जवान होती मोंगरा पर टिकी रही। वक्त बढ़ता रहा। चंपा कालिया के गिरोह में तो मोंगरा ठाकुर की हवेली में बढ़ती गई। दोनों ही जवानी की दहलीज पर पहुंच गई थी और बला की खूबसूरत थी। मोंगरा को लेकर अक्सर ही बलवीर और रणधीर में लड़ाई होने लगी। ये परमिंदर और प्राण दोनों के लिए चिंता का सबब बन चुका था। बलवीर ताकतवर था और बेहद ही गुस्सैल भी। अगर वो परमिंदर का बेटा ना होता तो प्राण उसे कब का मरवा चुका होता। लेकिन अब रणधीर की मोंगरा को पाने की बेताबी और बलवीर का उसके प्रति बेहद प्यार ने दोनों बापों को चिंता में डाल दिया था। पूनम अब अधेड़ हो चुकी थी और उनकी हालत पर मुस्कुराया करती थी, लेकिन उसे ये डर हमेशा ही रहता कि मोंगरा किसी मुसीबत में ना फंस जाए।
अब मोंगरा का हवेली में रहना उसे खतरे से खाली नहीं लग रहा था, लेकिन कैसे वो उसे यहाँ से आजाद करे। उसके दिमाग में एक बात कौन थी। मोंगरा अब 16 साल की हो चुकी थी और पुरुषों की गलत निगाह उस पर जमने लगी थी। पूनम ने इरादा बनाया कि वो मोंगरा को वो गुर सिखाएगी जो एक बेबाक और मजबूत लड़की में होने चाहिए, लड़कों को अपने इशारे पर चलाने का गुर। वो जानती थी कि मोंगरा इतनी हसीन है कि वो किसी भी मर्द की नियत को खराब कर दे, लेकिन उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। वैसी ट्रेनिंग जो एक धंधा करने वाली लड़की लेती है, या एक सीक्रेट सर्विस में काम करने वाली महिला, किसी को हुस्न के जाल में फंसाना और जब काम हो जाए तो उसे मौत के घाट उतारने पर भी पीछे ना रहना। वो उस मासूम लड़की को खतरनाक बनाना चाहती थी ताकि वो एक नागिन सी जहरीली और मादक हो सके। पूनम को मोंगरा को बचाने और उसे इस दलदल में भी कमल की तरह खिलाने का यही रास्ता दिखा। वो अपने काम में लग गई थी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मोंगरा की मादक मुस्कान को देखकर रणधीर आश्चर्य में पड़ गया था। अरे ठाकुर साहब, आखिर कब तक अपना मुंह फुलाएगी? आप तो मालिक ही हो, कभी ना कभी तो उसे आपकी ही होना है। रणधीर के खास चापलूस मनोहर ने कहा और अपनी बत्तीसी निकाली। मनोहर की चापलूसी से रणधीर की छाती चौड़ी हो गई और अपनी जमींदार वाली अकड़ में वो अपनी मूंछों को ताव देने लगा। मोंगरा उसकी इस प्रतिक्रिया पर खुद में हंस पड़ी। इसको लग रहा है कि इसके रौब में फंस गई मोंगरा, इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। मोंगरा ने मन में सोचा और उसकी ओर मुंह मटकाकर ऐसे किया जैसे उससे उसे चिढ़ हो, और बलवीर को हाथों से इशारा कर उसकी ओर चल दी। रणधीर ना सिर्फ मायूस हो गया बल्कि गुस्से से भी भर गया। जहां उसे पाने की चिंता में वो जला रहा था, मोंगरा थी कि उसे कोई भाव ही नहीं देती थी। आज पहली बार वो उसे देखकर मुस्कुराई थी, लेकिन फिर ना जाने उसे क्या हो गया, उसकी छाती फिर से सिकुड़ गई। वो मोंगरा को मटक कर जाते हुए देख रहा था, पता नहीं लेकिन आज जैसे मोंगरा की कमर में कुछ ज्यादा ही लचक थी, जैसे उसे ललचा रही हो। वो मचल कर रह गया, वो आंखें फाड़े हुए उसे देख रहा था। रणधीर के लिए मोंगरा हसरत थी, एक ख्वाब थी जिसे वो हर हालत में पूरा करना चाहता था। वो नजर टिकाए हुए ही था कि मोंगरा पलटी और उसने फिर से एक मुस्कान रणधीर को दी। मायूस रणधीर की जैसे बांछें खिल गई, उसके दिल में एक लहर सी उठी। इतने दिनों तक जिसे पाने को उसने इतने पापड़ बेले, आज वो पहली बार उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई थी। लगा कि मोंगरा को पाने की मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं रह गई है। रोज की तरह ही मोंगरा बलवीर के साथ चली गई, लेकिन आज रणधीर को ज्यादा गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आज उसे वो मिला जो उसे कभी नहीं मिला था, मोंगरा की तरफ से एक इशारा। मोंगरा अभी बलवीर के पास ही थी। दोपहर का वक्त था और ठाकुर के हवेली के बगीचे में लगे हुए आम के पेड़ के नीचे दोनों का ही फुर्सत का ठिकाना था। वो अक्सर ही यहाँ आते थे। बलवीर की उम्र भी रणधीर जितनी ही थी, लेकिन मोंगरा को देखने का नजरिया उसके बिल्कुल ही विपरीत। वो रणधीर से कहीं ज्यादा बलशाली था, गठीला शरीर और रौबदार चेहरा। कोई भी लड़की उसे देखती ही रह जाती, लेकिन आज तक बलवीर के ज़हन में मोंगरा के अलावा और कोई नहीं आ पाई थी। बलवीर ने कहा, वो साला कुत्ता तुझे आज फिर ऐसे देख रहा था, जी करता है उसकी आंखें निकाल दूं। मोंगरा हल्के से हंसी, जैसे वो बलवीर को अधीर देखकर अधिकतर करती थी। क्यों, तुम्हें इतनी जलन क्यों होती है उससे? मोंगरा के सवाल पर बलवीर ने एक बार उसे घूरा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। मोंगरा ने कहा, तुम मेरे भाई हो क्या? बलवीर जैसे झुंझला गया और बोला, किसने कहा? मोंगरा ने कहा, सब कहते हैं कि बलवीर और मोंगरा भाई बहन की तरह रहते हैं। बलवीर ने कहा, नहीं, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मोंगरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, तो क्या हो मेरे घर वाले?
मोंगरा खिलखिलाई, लेकिन बलवीर हड़बड़ा गया। छी, कैसी बात करती हो, शर्म नहीं आती क्या? शर्म बेच खाई हो क्या? बलवीर की भोली बातें मोंगरा को बहुत अच्छी लगती थी। बलवीर उससे उम्र में ही बड़ा था, लेकिन समझ में वो मोंगरा को बच्चा ही लगता था। या ये कहें कि बलवीर अपनी समझदारी मोंगरा पर नहीं झाड़ता था। मोंगरा ने कहा, तो ऐसे क्यों जलते हो, देखने दो, अगर देखता है तो। बलवीर गुस्सा में आ गया। वो खड़ा होने लगा। तो जा उसी के पास, तुझे तो उसका देखना अच्छा लगता है ना? कैसे उसके सामने ही कमर मटका के चल रही थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।